हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। तो आज का सेशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इस साल 2026 में कौन कौन से एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के साथ साथ कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आप उसके साथ साथ सिलेबस मैच करके दे सकते हो, या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करके दूसरे एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हो। इसीलिए आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे कि पढ़ाई करते करते आप कैसे हर एक एग्जाम को क्रैक करके सिलेक्शन को पा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो रहने वाला है जो कि इस वीडियो को देख के तैयारी शुरू करेंगे, या फिर वो सभी स्टूडेंट जो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी अभी कर रहे होंगे। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको क्वेश्चन बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा। क्या इसका पैटर्न है, किस तरीके से एग्जाम की कह सकते हैं, इसमें क्या आपको आगे देखने को मिलेगा, कितनी वैकेंसीज होंगी, कब आपका नोटिफिकेशन आएगा, क्या सैलरी आपकी रहेगी, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज की इस वीडियो के थ्रू आपकी यहाँ पे कवर होने वाली हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं इस साल की वैकेंसीज की, कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो रेगुलरली आते हैं। जैसे आपने IBPS AFO के बारे में सुना होगा, नाबार्ड के बारे में सुना होगा, हर साल इनके वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। लेकिन इस साल की अगर आप बात करेंगे तो कुछ और स्टेट वैकेंसीज भी हैं जो इस टाइम पे अलाइंड है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं IBPS AFO जो आपकी हर साल वैकेंसी आती है, नाबार्ड जो हर साल आपकी वैकेंसी आती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूपी में UPSSC AGTA की अगर हम बात करते हैं उसकी वैकेंसी अलाइंड है। जो आपकी शुगर की इनकी सुपरवाइजर की वैकेंसी है वो भी अलाइंड है। अगर आप बिहार की तरफ आएंगे तो बिहार कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी इस साल के लिए अलाइंड है। इसके अलावा बिहार में प्लांट प्रोटेक्शन की भी पोस्ट की अभी एक शॉर्ट नोटिस आया है, तो उसकी फुल नोटिफिकेशन भी आना भी बाकी है। बिल्कुल, साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ जो वैकेंसीज है, जैसे कि हमने बताया भी, कुछ बैंकिंग सेक्टर में अगर देखोगे IBPS AFO है, आपका नाबार्ड है, ठीक है, FCI वगैरह हो गया। इसके अलावा यूपी में आपको केंद्र सुपरवाइजर AGT की वैकेंसी देखने को मिलेगी। FCI की भी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, आ जाएगी। हाँ, उसमें थोड़ा आपको अभी टाइम लग रहा है कि अभी डिटेल में आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी बची हुई है, यहाँ पे क्लैरिटी अभी नहीं मिली है, आएगी तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं, जैसे कि अगर स्टेट वाइज भी हम लोग मैम देखें तो बिहार में बहुत सारी वैकेंसी है। अभी कल ही एक आपको नोटिफिकेशन BTSC के थ्रू आया था, वहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। अगर MP की बात करें, वहाँ पे व्यापम का नोटिफिकेशन जारी किया गया ना, कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर, कि ये वैकेंसी आपको RHO REO की वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं, जो फुल फ्लैश जो आपको आनी है ना, जैसे कि IBPS AFO आपको पता है कि हर साल एग्जामिनेशन हो रहा है, वो तो आपको हर साल आती है। नाबार्ड अल्टरनेट में या ईयर बाय ईयर आपका आता रहता है, ठीक है। और दूसरा सबसे जो बड़ी वैकेंसी आपकी FCI की है। इसके अलावा केंद्र सुपरवाइजर और AGT की वैकेंसी जो कि एक्सपेक्टेड है 2026 में आपको, क्योंकि चुनाव आगे हैं, तो आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। कंप्लीट समझेंगे क्या क्या सारी चीजें हैं, किस तरीके से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। 1 बाय 1 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IBPS AFO के साथ। बिल्कुल, IBPS AFO की अगर हम बात करते हैं, आप सबको पता है कि IBPS AFO में BSc एग्रीकल्चर जिसने भी किया है, या अलाइड फील्ड, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे फिशरी साइंस है, चाहे डेयरी साइंस है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री है, किसी में भी अगर आपका BSc हुआ है तो आप बिल्कुल इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। दूसरी चीज़, एज लिमिट की बात करें, 20 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। हाँ, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो भी यहाँ पे मिलेगा। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इस बेसिकली वैकेंसी में कुछ जो आपके बैंक्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहीं पे आपका जो है जो जॉब होती है, जैसे कि आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, आपका पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन सारे बैंक्स में आप ऑफिसर लगते हो। इनमें से जो भी आपकी प्रेफरेंस रहती है और मेरिट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बैंक मिलता है। लेकिन इस बैंक को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे जॉब करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। पहली चीज़ कि इसमें 3 आपके जो हैं चरण रहते हैं। एक होता है प्री, एक होता है मीन्स और एक होता है इंटरव्यू। अगर आप देखेंगे तो IBPS ने अपना कैलेंडर भी रिलीज कर दिया है कि कब उसका टेंटेटिव मंथ है आपका प्री के एग्जाम का, कब मंथ है उसका आपका मीन्स के एग्जाम का। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मीन्स का जो आपका बेसिकली एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो आपका मेरिट सेक्शन रहता है। इंटरव्यू वाला भी जो पार्ट है वो आपका मेरिट सेक्शन रहता है, यानी कि जो आपको सिलेक्शन दिलवाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ना प्री पे आके अटक जाते हैं, क्योंकि प्री में आता है नॉन टेक पार्ट, जैसे कि आपने सुना होगा इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट्स है, और बहुत सारे बच्चे इसी पोर्शन पे आके अटक जाते हैं और आगे पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में देखिएगा प्री में यही पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो सिलेबस में इन 3 पार्ट को आपको अच्छे से बिल्कुल कवर कर लेना है। अगर आपको इंडिविजुअल हर एक एग्जाम का देखना है, कैसा कैसा पैटर्न रहता है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी भी सेपरेट वीडियोस आपको हमारे एग्रीकल्चर वाला के चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
तो नेक्स्ट हमारे पास में है यूपी ट्रिपल एस सी AGTA की वैकेंसी। बिल्कुल, तो यूपी के वो सभी कैंडिडेट जो कि यूपी में बहुत बड़ी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल आपका यूपी AGTA का एग्जाम पहले भी हो चुका है 3446 पद के लिए, उसका भी डीबी आपका बकाया है। तो जैसे डीबी होती है तुरंत आगे इलेक्शन है, और उस वजह से आपको यहाँ पे एक तो आपका AGTA का, दूसरा आपका केन सुपरवाइजर का यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। अच्छे खासे पद टोटल अगर आप बात करोगे, अच्छे खासे यहाँ पे पद आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अपना बैचलर्स एग्रीकल्चर में, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, कम्युनिटी साइंस में करके रखा है, तो वो सभी एलिजिबल हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपने 2025 का पेट एग्जामिनेशन दिया है कि नहीं दिया। अगर आपने पेट एग्जामिनेशन दिया है तो आप AGTA के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करें सिलेबस का, तो सिलेबस में आपको एग्रीकल्चर का क्वेश्चन यानी कि 65 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, 15 आपके यहाँ पे कंप्यूटर क्वेश्चन और 20 आपको यहाँ पे UPGK का क्वेश्चन देखने को मिलता है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन में आपको 3, एक कंप्यूटर, एक आपका UPGK और एक आपका एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। ठीक है, पेट आपने दिया होगा तो आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। और साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका है सैलरी, क्योंकि सैलरी की बात करें 8th पे कमीशन अभी आपका लागू हो चुका है, और 8th पे कमीशन लागू होने के बाद जब भी आप इसमें ज्वाइनिंग लोगे तो आपको 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी देखने को मिलेगी। अभी इन केस आपको 35 से 45 हज़ार रुपए आपकी नेट सैलरी आती है, लेकिन 8th पे कमीशन के बाद यही सैलरी आपकी बढ़ के लगभग 60,000 रुपए तक यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो 8th पे कमीशन की बात हो गई। फिर आता है आपका केन सुपरवाइजर का वैकेंसी। यहाँ पे क्या है, सेम चीजें रहने वाली है AGTA की तरह, लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर है वो एक ऐड होता है, और पेट प्लस CCC अगर आपने दिया है, यानी कि CCC सर्टिफिकेट आपके पास कंप्यूटर का है, डिप्लोमा कोर्स है आपके पास CCC, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। यानी कि अगर आपने पेट दिया है देन आपके पास CCC है, और फिर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है अपने सब्जेक्ट में करके रखा है, जो कि आपके अभी मैंने बताया था हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कम्युनिटी साइंस, फॉरेस्ट्री वगैरह। पहले ऐसा था कि जो आपके अदर स्टूडेंट हैं उनको एलिजिबल नहीं करा, लेकिन अभी यहाँ पे देखोगे एलिजिबिलिटी आपकी इस तरीके से देखने को मिलने वाली है। तो ये भी आपका सेम वही आपका आयोग पेपर इसका करवाएगा, सेम पैटर्न रहेगा, सेम आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन इससे पहले अगर बात करें केन सुपरवाइजर की वैकेंसी बहुत अभी कह सकते हैं लेट लतीफ आ रही है, तो बहुत पहले इसका एग्जामिनेशन हुआ है। लेकिन आप अगर नए जो केन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो सेम जो आपका AGTA है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बशर्ते आप अपना जो CCC सर्टिफिकेट है उसको अभी ले लो। अगर टाइम है तो आप सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप उसको ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर रहेगा। फिर बात आती है FSSAI। अब यहाँ पे अगर देखोगे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर है ना, यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी जो है 30 और गवर्नमेंट नॉर्म के अकॉर्डिंग 35 साल और कैटेगरी के अकॉर्डिग आपको और भी यहाँ पे एज के रिलैक्सेशन देखने को मिलते हैं। ये भी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगी। एलिजिबिलिटी भी बात करें यहाँ पे आपको बायोटेक, फूड टेक, डेयरी टेक, एग्रो, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर है ना, वेटरनरी साइंस, ये सभी आपके एलिजिबल हैं। लेकिन ट्राई करना कि FSSAI जो आपका है वैकेंसी जब भी आपकी आएंगी तो वहाँ पे भी आपको अच्छे खासे पद देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 120 है, टोटल 480 नंबर का आपका पेपर रहता है, 180 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये भी वैकेंसी आपको इन केस इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगी। फिर बात आती है नाबार्ड एग्जामिनेशन की, जो कि आपका बैंकिंग का ही है बेसिकली। बिल्कुल, नाबार्ड एग्जाम में भी अगर हम देखेंगे आपका प्री का एग्जाम होता है, आपका मेंस का एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, तो उसमें भी ना अलग अलग सब्जेक्ट्स का रेशो रहता है। कुछ आपके क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ आपके मेरिट सेक्शन में ऐड करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आपके जो है वो सब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव के होते हैं, जो अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अगेन नाबार्ड भी वन ऑफ द बेस्ट जॉब है अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपका ARD का सेक्शन आता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का सेक्शन आता है। लेकिन अदर देन दैट यहाँ पे आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ भी पढ़ने पड़ते हैं, ESI का पार्ट भी यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर का पार्ट भी आता है, तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए उनको एक एडवांटेज इस चीज का मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर पहले से पढ़ा होता है, उनका एग्रीकल्चर स्ट्रांग होता है, तो उनको जो ज्यादा फोकस करना पड़ता है वो ASI वाले पार्ट पे करना पड़ता है। अगेन अगर हम नाबार्ड की बात करें, प्री के सब्जेक्ट्स तो वहां पे आएंगे जो हमने IBPS AFO में बात की थी, लेकिन उसके अलावा जैसे आपका जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है वो भी हमें देखने को मिलता है। यानी कि अलग अलग पेपर में अगर आप देखोगे कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो हमेशा रहेंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि कंप्यूटर हो गया या आपका जनरल साइंस का पार्ट हो गया, ये आपको अलग अलग पेपर में अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है। वैसे अगर आप किसी स्टेट लेवल वैकेंसी की बात करते हो, वहां पे आपको GK का पोर्शन या जनरल नॉलेज का पोर्शन जनरली पूछा जाता है। तो अगर आप एक सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, साइड बाय साइड आप एक या दो सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से कवर कर सकते हो। वैसे अगर हम FCI की बात करते हैं, FCI में आपका जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो तो आता ही आता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे बॉटनी है, जूलॉजी है, या फिर आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वो वाला पार्ट भी हमें देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है आपने कौन से ग्रुप को वहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ चूज किया है। तो एग्रीकल्चर तो आपका वही रहेगा जो आपने रखा है, लेकिन उसके अलावा एक ग्रुप आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना है। लेकिन FCI की अगर हम जॉब की बात करते हैं, अगेन वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप जॉब भी करें तो जॉब के अलावा भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है कि आप आराम से अगर किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आराम से उसके साथ में जॉब के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। और लास्ट में हमने यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स को भी रखा है। प्राइवेट जॉब्स
उन सभी स्टूडेंट के लिए है, बेसिकली कह सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन में क्या है कि आपने एमएससी कर लिया है ना, या किसी ने बीएससी करके रखा है, अब उसको क्या है कि इंस्टेंट उसको जॉब चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब का ऐसा है कि वैकेंसी आती है, आपने देखा होगा एजीटी वैकेंसी कब आई थी, कब पेपर हुआ, कब आपका डीबी होगा, कब सिलेक्शन होगा, बहुत टाइम लगता है। तो इस समय में क्या करें, आप खाली तो रहेंगे नहीं, या तो आप प्रिपरेशन करो, तो प्रिपरेशन में भी आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो आपका कह सकते हैं टर्म है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आप क्या है, इंस्टेंट में आप प्राइवेट को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट में जॉब उन्हीं को आप ज्वाइन करना जो अच्छी खासी कंपनी है, जहाँ पे आपका स्किल डेवलपमेंट में काम हो। इसके अलावा आगे फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ओपन फील्ड रहे, जहाँ पे आप अपने आप को कह सकते हैं स्किल अप करो, आप अपने आप को विकसित करो, अवेयरनेस करो, कम्युनिकेशन पे काम करो, ये सारी चीज़ें आप करो तो वहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे भी आपको सैलरी अकॉर्डिंग टू पोजीशन मिलती है। एजीएम पे हो, आप मैनेजर पोस्ट पे हो, आप एसओ पोस्ट पे हो, एओ पोस्ट पे, जिस भी पोस्ट पे आप होते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। ट्राई यही करना कि जब यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट होते हैं ना, तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। ट्राई करना कि उस प्लेसमेंट में ही आप बैठो, ताकि आपके पास एक जो फिल्टर है वो यूनिवर्सिटी वाला लगाओ, ताकि आपकी सैलरी भी अच्छी हो और आप पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्डन भी ना हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप ट्राई करो कि आपको कोई सीनियर है या कोई आपका जानने में है तो उनके थ्रू जाओ, तो आपको यहाँ पे उस समय जो आपका एक कह सकते हैं खाली समय रहता है, या फाइनेंशियल कंडीशन जो आपकी अभी उस तरीके से आप नहीं कर सकते हो सारी चीज़ें, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बशर्ते आपका एक शॉर्ट टर्म गोल, एक आपका लॉन्ग टर्म यहाँ पे गोल होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर भी बुरा नहीं है, जिन को इंस्टेंट अभी तुरंत शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल की कंडीशन वीक है, उनको नीड है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि प्राइवेट में भी अगर आप देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर में भी आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के रोल हमें देखने को मिलते हैं, तो प्राइवेट बैंक्स में भी अच्छी खासी सैलरी हमें देखने को मिलती है। अदर देन दैट अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे पर्क्स हमें गवर्नमेंट जॉब में देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक सा स्ट्रक्चर देखें कि सैलरी वाइज कहाँ पे कितनी सैलरी देखने को मिलती है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, पहले एक काम करते हैं स्टेट वाइज चल लेते हैं। जैसे कि आपकी यूपी में एजीटी की वैकेंसी आएगी, कैन सुपरवाइजर की। 8th पे कमीशन लागू हो चुका है। अब 8th पे कमीशन में क्या है, जैसे कि जो आपकी सेंट्रल और गवर्नमेंट जॉब आती है स्टेट वाली, उनमें क्या है आपका फिटमेंट फैक्टर वर्क करते हैं, यानी कि 8th पे कमीशन काम करता है, जो कि आपका यहाँ पे कह सकते हैं एक्सपेक्टेड है कि 2.1 या फिर आपका 1.92 फिटमेंट फैक्टर काम करे, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो लगभग मान के चलते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ईडी कैन सुपरवाइजर में, तो 60,000 सैलरी आपको देखने को मिलेगी। फिर आती बात बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग में आपका एफओ है और आपका नाबार्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें, अभी नेट सैलरी जो आपकी 74, 75, 80 तक आपकी आती है, अकॉर्डिंग टू एरिया डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वहाँ पे आपका क्या है, यहाँ तो आपका सेंट्रल का लागू है, बैंकिंग में बाइफिटेड फैक्टर काम करता है, तो वहाँ पे आपको सैलरी 4 साल में इंक्रीज होती है, और वो आपका 2023 में लागू हो चुका है, तो आपका 4 साल बाद फिर से लागू होगा। तो वहाँ पे भी अगर बैंकिंग की बात करें, नाबार्ड में आपको 1 लाख प्लस सैलरी देखने को मिलती है। जो आपका आईवीएस एफओ है, यहाँ पे आपको 80,000 सैलरी देखने को मिल रही है। इनकेस आपका 4 साल फिर से लागू होगा, फिर से बढ़ जाएगा, तो लगभग आपका बोल सकते हैं कि एफओ में 80,000 मान लो, और आपका जो कह सकते हैं नाबार्ड है, यहाँ पे 1 लाख प्लस आप यहाँ पे मान सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिसमें आपका हमने जैसे बताया पक्ष बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि हम आगे बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल एफसीआई की अगर हम बात करें, तो अलग अलग पोस्ट पे आपको अलग अलग सैलरी देखने को मिलती है। हाँ, एंट्री लेवल पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम सैलरी है, लेकिन आगे जाके जब आप एजीएम तक की पोस्ट पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे जाके आप देखेंगे कि सैलरीज आपकी हायर लेवल पे जाते जाते सैलरीज आपकी बढ़ती ही रहती हैं। वैसे अगर हम अदर देन दैट बात करें, नाबार्ड, आईबीपीएस, एफओ सर ने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया। प्राइवेट कंपनीज की भी अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपके पास कहीं ना कहीं का पहले से एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आपको एक एज दे के वो जाता है, आपको अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस जो है अगला आपको पे स्केल देखने को मिलता है। लेकिन अब इन सारी जॉब्स की हम बात कर रहे हैं, सिलेबस का हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया, स्ट्रेटजी हमारी आइडियल क्या होनी चाहिए, इस बारे में अब हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा बैकग्राउंड है। अब बैकग्राउंड में आपने हो सकता है एग्रीकल्चर पहले पढ़ के रखा हो, लेकिन उनके लिए क्या, जिनका प्राइवेट कॉलेज था, इन्होंने अभी एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उनके पास सबसे पहला है कि एक एज है कि आप एग्रीकल्चर से जुड़े हो, तो आपको एग्रीकल्चर का मतलब आना ही चाहिए, ऐसी बात होती है। तो अगर नहीं तैयार है तो आप एक काम करो, जो मेजर सब्जेक्ट हैं इनको उठाओ, उनको आप अच्छे से तैयार करो, और जितने भी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं उन सभी को अच्छे से आप तैयार करो। रादर देन आपको क्या है, जैसे आपका स्टेट अगर एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो वहाँ पे आपका स्टेट का जीके पूछा जाता है, कंप्यूटर पूछा जाता है। इसके अलावा आप अगर बैंकिंग में जा रहे हो, इन एग्जाम में दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्यूआरई, आपका क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश आपको पूछा जाता है, तो उन पे आप काम करो। आपको अगर जो आपके प्री वाले पोर्शन है, जिनमें हम क्यूआरई की बात करें, इनको तैयार करना, तो लगभग आपको 6 महीने लग जाएगा। आसानी से आप अच्छे से लगो डेडिकेशन से आप डेली उस पर काम करो, तब जाके आप 6 महीने में इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और टाइम का कोई ऐसा लिमिट नहीं होता है, आपकी सीख पे भी डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप चीज़ों को कैप्चर करते हो। तो आपको एग्रीकल्चर प्लस आपका जो नॉन टेक और टेक जो पोर्शन आपका है, इन दोनों को अच्छे से आप तैयार करोगे, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपकी एक राइट स्ट्रेटजी है कि आप पहले, है ना, जो फिल्टर आपका प्री है इसको निकालो, आफ्टर दैट आपको मेंस देना पड़ता है। तो यानी कि पहले ही फिल्टर में आप
क्रॉस करो ताकि दूसरे फिल्टर में जाओ, और फिर इंटरव्यू के लिए भी आप गाइडेंस वगैरह है ना अपने ग्रुप्स बनाओ, उनमें डिस्कस करो, टॉपिक को उठाओ, एक जो कह सकते हैं कम्युनिकेशन जो हो सकती है, एक हेल्थी कम्युनिकेशन, उस पर आप काम करो यहाँ पे। बिल्कुल। और अगर हम प्री की भी बात करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स ने ज़्यादा प्री का प्रैक्टिस किया नहीं होता, पहले से पढ़ा नहीं होता है, तो एग्रीकल्चर तो फिर भी कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई टर्म सुनी होती है, कोई ना कोई टॉपिक पढ़ा होता है। तो सबसे पहले तो जो आपका प्री वाला पार्ट है ना, उस पर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा फॉर्मूलाज वगैरह देखना शुरू करिए, कॉन्सेप्ट्स को सीखना शुरू करिए, प्रैक्टिस पे ज़्यादा टाइम दीजिए। जितना ज़्यादा प्री का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। और ये मत सोचिए कि प्री सिर्फ आपको एक ही पेपर में काम आएगा। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो आगे जाके किसी ना किसी एग्जाम में प्री आपको जरूर देखने को मिलता है। जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा होगा डीबीटी की पोस्ट निकली है, डीबीटी की पोस्ट में भी जो एक फेज है उसमें प्री के सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं। इसीलिए प्री का जो एग्जाम है, जो आपका क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश वाला पार्ट है, जनरल साइंस वाला पार्ट है, इसे पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, ताकि कोई भी एग्जाम आप आगे जाके देंगे, और इवन कंप्यूटर भी, ताकि कोई भी एग्जाम आगे जाके देंगे तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि IBPS AFO की हम बात करते हैं, आपको पता है इंग्लिश का वेटेज उसमें हाफ रहता है, तो आप क्वांट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लीजिए। इंग्लिश पे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन क्वांट्स और रीजनिंग का जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके कट ऑफ को पास करवाएंगे। यानी कि क्वांट्स एंड रीजनिंग के अगर आप अच्छे मार्क्स लोगे तभी आप आगे जाके मीन्स के लिए सिलेक्ट होंगे। मीन्स में भी देखिएगा, प्रीवियस ईयर के अगर आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में जैसे आपका एनिमल हस्बेंड्री है, आपका एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, प्लांट पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, सॉइल साइंस है, सीड साइंस है, कुछ आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ स्कीम्स वाला पोर्शन है, करंट अफेयर्स हैं, जो पेपर में हमेशा पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तभी जाके अगर 60 में से अच्छे नंबर लोगे, क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज थोड़ा कम है, मेंस का वेटेज ज़्यादा है, इसीलिए अगर आप अच्छे से मेंस भी दे दोगे और इंटरव्यू में भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आपको ये जो मेंस वाला पार्ट है, इसमें जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पे बहुत अच्छे से जो है बेसिकली फोकस करना है। अगेन इंटरव्यू की बात करें तो बैंकिंग का, क्योंकि ये जॉब है, तो बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग की टर्म्स, ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली यहाँ पे आनी चाहिए। बिल्कुल। फिर बात आती है आपका जैसे कि केन सुपरवाइजर और EDT की, तो यहाँ पे आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है उसमें आपको UPG के कंप्यूटर पे काम करना है। इनको अभी से तैयार करना शुरू कर दो, एग्रीकल्चर को साथ साथ पढ़ते रहो, तो ये आपका बढ़िया स्टडी यहाँ पे हो सकता है। SSC सर्टिफिकेट नहीं लिया तो उसको करो। फिर बात आती है FSI में, तो यहाँ पे जो उसका फूड टेक का पोर्शन है उसको अगर स्ट्रॉन्ग नहीं करा तो उस पर काम करो, रेगुलेशन एक्ट वगैरह इन पे काम करके बढ़िया तरीके से फूड केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या इसकी है तो उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। और साथ साथ ध्यान रखना, नाबार्ड अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो सबसे मेन है आपका डिस्क्रिप्टिव, यानी कि डिस्क्रिप्टिव ऐसा नहीं करना कि जब एग्जाम आएगा तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, अभी से लिखना स्टार्ट करो, है ना। जो राइट वे वो आपका है वो आज से ही स्टार्ट करो, आप ही आज से ही आप जो अपने क्वेश्चन उनको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना स्टार्ट करो। और जो आपका ये सब वाला पोर्शन है उसको अच्छे से, ARD वाला पोर्शन है उसमें जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी आपके रोड डेवलपमेंट हो गया, करंट अफेयर स्टेटिक्स है, इसको अच्छे से आप यहाँ कवर कर सकते हो। बिल्कुल। और अगर हम आगे बात करते हैं तो कैसे आपको अपनी जितने भी सब्जेक्ट्स की आप तैयारी कर रहे हो किस तरह से तैयारी करनी है उस बारे में बात कर लेते हैं। देखो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका है तो वहाँ पे आज की डेट में अगर आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स की भी बात करोगे, या इवन अगर आप आगे जाके किसी भी और ऐसे एग्जाम की बात करते हो जिसमें डेप्थ में पूछा जाता है, आपको कोई भी सब्जेक्ट सुपरफिशियली नहीं पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ना है, हर एक टॉपिक का डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आप किसी भी एग्जाम में जाओगे डेफिनेटली आप उसमें अच्छा ही परफॉर्म करोगे। दूसरा, प्रैक्टिस सेशन ज़रूर लगाइए। प्रैक्टिस सेशन का मतलब है कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसके MCQs को ज़रूर सॉल्व करिए। आज की डेट पे तो इतनी जगह पे आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आपके पास अगर बुक भी नहीं है तो भी आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तीसरी की स्ट्रैटेजी क्या है कि करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, स्कीम्स बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि स्कीम्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितना उसके लिए बजट मिला है, क्या क्या वो कवर करता है, क्या क्या कवर नहीं करता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो इन एरियाज पे आपको अच्छे से फोकस करना है। बिल्कुल। लास्ट में आता है आपका एग्जाम का एनालिसिस। एग्जाम जितने भी हो रहे हैं, एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी का पेपर लो, उनको अच्छे से एनालाइज करो, पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है खुद का एवोल्यूशन करो, खुद को मॉनिटर करो, खुद को एक मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर रखो कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो एग्जाम के अकॉर्डिंग है कि नहीं है ना। एग्जाम भी क्या है, किसी एक पर्सन या किसी बहुत सारे पर्सन का एक माइंडसेट, उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को वहाँ पे रखा है वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को अगर आप करते हो तो किसी भी एग्जाम को निकालना, क्रैक करना आपके लिए टफ नहीं है, ठीक है। तो एक राइट स्ट्रेटजी में काम करिए, फोकस रखिए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए। और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहली बात है कि खुद को बोलिए कि आई विल डू, मैं इसको कर पाऊंगा, और आप बिल्कुल आप कर पाओगे।
बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके साइड से हमेशा अपडेटेड रहिए। बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है, अगर आप देखोगे कुछ साइट पे कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी दिए होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनको भी सॉल्व करिए ताकि आपको पता चले कि रिलेटेड एग्जाम से में या मेरे वाले एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए थे। दूसरी अगर हम बात करते हैं, खुद को डेली टारगेट्स दीजिए और अपना जो पूरा का पूरा सिलेबस जो आप पढ़ते हो ना, एक प्रॉपर मैनर में लेके चलिए। एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल मिनट टू मिनट मत बनाओ कि 10 मिनट में ये टॉपिक पढ़ूंगा, 20 मिनट में ये टॉपिक पढ़ूंगा। टाइम टेबल इस तरह से बनाइए कि कितने दिन में मैं कौन सा सब्जेक्ट कवर करूंगा और किस दिन एक सब्जेक्ट के कितने या कौन कौन से टॉपिक्स को मैं लेकर चलूंगा जो हाई वेटेज टॉपिक्स होंगे। तो अगर आप इस तरह से पढ़ोगे डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम को जरूर क्रैक करोगे। और आप जब देखते हो ना, कई बार आप बोलते हो कि मैम एक साल में मेरा एक एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, अगले साल में मैंने एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम, उसके बाद तीसरा एग्जाम सारे क्रैक कर दिए। वो क्यों? क्योंकि पहले साल में जब आप तैयारी करते हो कई बार आपको स्ट्रेटेजी पता नहीं होती, ये पता नहीं होता किस टॉपिक को कितने डेप्थ तक पढ़ना है। जब आप उसको अच्छा खासा सब्जेक्ट को टाइम दे देते हो तो आपको पता चलने लगता है अगले एग्जाम में, जब आप अपनी कमियों को सही करते हो तो आपको पता चलने लग जाता है कि भाई अगले एग्जाम में मुझे किस तरह से तैयारी करनी है, इस एग्जाम में इस टॉपिक को मुझे कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप वो अगला साल आने ही मत दीजिए, इसी साल सिलेक्शन पे सिलेक्शन लीजिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने जितने भी एग्जाम्स हैं उन्हें क्रैक करिए। बिल्कुल। तो कोई भी डाउट आता है टेलीग्राम पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो और इस कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पे डाल सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।